सियासत पर आंदोलन भी भारी पड़ते हैं और आंदोलन कभी कभी सियासत पर। लेकिन लोहिया अक्सर कहा करते थे, धर्म से बड़ी राजनीति कुछ नहीं होती और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। तो बीजेपी राजनीति के इसी रास्ते पर निकल पड़ी और वीपी सोचते रहे, बीजेपी धर्म की राजनीति कर राजनीति का असल धर्म भूल चुकी है और जनता सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन वीपी यह ना समझ पाए कि आखिर धर्म अपने आप में राजनीति है और देश का राजनीतिक मिजाज मंडल के जरिए धर्म को कहीं ज्यादा तेजी से पकड़ेगा। तो सरकार साथ चलाते हुए वीपी सिंह ने वोट बैंक की सियासी बिसात पर मंडल का पासा फेंका, तो बीजेपी ने धर्म के रथ पर सवार होकर राजनीति को ही नया रंग दे दिया। जी, एक ऐसा रंग जिसके बाद भगवा रंग ही सियासत की नई पहचान बन गया। पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा है। हिंदू है, हिंदू। गोलियां कब पड़ जाएगी, लेकिन सीने कब नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का। अडवाणी को जो कहना था कह दिया गया, लेकिन राजनीति के उन्माद ने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में सिर्फ विवादित ढांचा ही नहीं ढाया था। दरअसल कांग्रेस और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के बीच की दीवार इसी दौर में ढह चुकी थी। और मलबे की बुनियाद में क्या निकला? मलबे की बुनियाद में दरअसल एक ऐसी राजनीति निकली जिसके झंडा बरदारों ने यह मान लिया, अब इस देश की सियासत दो ही रास्ते पर चलेगी, एक तरफ सेकुलर और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता। 6 दिसंबर 1992 ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास का ऐसा काला दाग साबित हुई जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को देखने का नजरिया ही बदल दिया। झटके में लगा कि लोकतंत्र गुलाम है। संविधान बंदी बना लिया गया, ना कानून, ना प्रशासन, ना इंसानियत। पूरी अयोध्या कार सेवकों के जुनून के हवाले थी। देश भर से इकट्ठा हुए लगभग 2.5 लाख राम मंदिर समर्थक अयोध्या में घुसे तो जैसे इंसानों का रेला गलियों में सैलाब बनकर बह निकला। हर कदम तेजी से विवादित स्थल की ओर बढ़ रहा था। कई हाथों में धारदार हथियार थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोपहर खत्म होते होते विवादित स्थल पर अनियंत्रित भीड़ आक्रामक होती चली गई। राजनीति एक तरफ खड़ी अपने दांव चलती रही और राजनीति की बिसात पर बिछाए गए मोहरे अपनी चाल। और देखते ही देखते विवादित ढांचा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और इसी के साथ देश की राजनीति धर्म के रंग में रंगती चली गई। उसके बाद मैं समझता हूं कि मुसलमानों में ये एक फीलिंग सा हुआ कि भाई अब हम और हमारी सब चीजें सिक्योर नहीं है। तो इसका राजनीतिक लाभ सेक्युलरवादी इस नाते से उठाते थे कि हम हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं का दमन कर रहे हैं। हिंदुओं की भावना दमन करने से मुस्लिम समाज खुश होगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, जो 85% मुसलमान होगा जो हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहता है। गजब सियासत थी। दिल्ली खामोश और लखनऊ ने हाथ बांध लिए। जी,
राजनीति पर भगवा रंग चढ़ गया। मंडल ने देश को अगड़ों और पिछड़ों में बांटा तो कमंडल की सियासत ने मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर दिया। लेकिन जरूरत इस बात को समझने की है कि आखिर इस बंटवारे का जिम्मेदार था कौन? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति या कुछ और? दरअसल 6 दिसंबर 1992 की पटकथा अक्टूबर 1984 में उस वक्त लिखी गई जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में मंदिर के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। यह भी एक आंदोलन था और सियासत साथ चल रही थी और उस वक्त तक राजनीति कुछ परे थी। लेकिन आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटें और समझें कि दरअसल ये हालात यहां तक पहुंचे कैसे। आठ अक्टूबर 1984 अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए लखनऊ तक की लगभग 150 किलोमीटर तक यात्रा की। इस यात्रा में देश भर से आए हजारों साधु संतों ने हिस्सा लिया। 2 दिसंबर 1985 को एक वकील ने जिला न्यायालय में विवादित स्थल के ताले खोलने की याचिका दायर कर दी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का मानना था कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर था और 1949 के सांप्रदायिक दंगों के चलते इसके दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर ताला यह क्यों बंद हुआ, किस कारण से बंद हुआ, क्या कारण था वहां ताला बंद करने का, जब भगवान राम की लगातार वहां पूजा अर्चना चलती चली आ रही है। फिर ये बात ध्यान में आई कि वहां ताला पड़ा है 1949 से और अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान ताले में बंद है। तब ये हुआ पहले ताला खोलो। एक्चुअली में देयर वाज नो ऑर्डर और ना कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने याचिका सुनी और 37 साल से लगे ताले खोलने का फैसला सुनाया। One afternoon he heard the matter and within 20 minutes he came back with an order of so many pages in typed. Which means it was all cooked up, it was all arranged. जानकारों का मानना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पूरे मामले पर उदासीन रवैया रखकर शाह बानो मामले से नाराज हुए हिंदुओं को मनाने की कोशिश की। His answer was tit for tat. I don't think he said it in any derogatory terms. I don't think he understood. None of us understood what the implications would be. I mean, none of us are really religious zealots in the sense. जून 1989 में पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के इस कदम का स्वागत किया और राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। We adopted a resolution on Ayodhya for the first time, concluding with the appeal, why not the government of India adopt the same attitude to Ayodhya which the first government of free India adopted towards Somnath. Pandit Nehru or Maulana Azad did not become communal on that account because they recreated Somnath. और अगर प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? जन्म स्थान है। सिर्फ इतना ही नहीं तो उन्होंने यह भी अपने प्रस्ताव में स्वीकार किया कि यदि कानून भी बनाना पड़ता है तो कानून बनाकर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हमने कभी उस समय सोचा भी नहीं था कि कोई राजनीतिक दल इसमें आएगा। भाजपा की उस समय एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या भूमिका थी ये भी हमारे दिमाग में कभी नहीं रहा। 1989 के आम चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी सरकार ने 9 नवंबर को विवादित जगह पर शिलान्यास की इजाजत दे दी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे अपनी बड़ी सफलता माना, लेकिन देश, खासकर उत्तर भारत, सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में गिर गया। एक आंकड़े के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में लगभग
800 जानें चली गईं। बीजेपी ने 1989 के आम चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और 85 सीटें जीती। इन्हीं 85 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो छात्रों के बीच उनकी छवि नायक और खलनायक के बीच की बनने लगी। इससे सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी के माथे पर भी परेशानी की लकीरें खिंचने लगी और बीजेपी के थिंक टैंक ने मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति का दांव चल दिया। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा पर निकल पड़े। आडवाणी जी की यात्रा के कारण से यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया, इसकी चर्चा भी होने लग गई। लेकिन वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कारण से नहीं, एक राम भक्त के नाते से उन्होंने भी यात्रा को निकाला। वाजपेयी, अटल वाजपेयी ने कहा कि अगर मंडल ना होता तो कमंडल ना होता। तो इसका मतलब है कुछ तो आपस में उसका जोड़ था। पर मुझे याद है वाजपेयी साहब ने ये अल्फाज कहे थे। तो आडवाणी की राम रथ यात्रा के बीच जो सोमनाथ से बात शुरू हुई, 17 अक्टूबर को दीपावली आई और आडवाणी दिल्ली पहुंचे। अयोध्या मुद्दा सुलझाने के प्रयास में वीपी को सफलता मिली नहीं। आडवाणी को यात्रा का अगला सफर 18 अक्टूबर से धनबाद से शुरू करना था। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा निर्धारित थी। वीपी तो 30 अक्टूबर की तारीख आने देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरीके से रथ यात्रा रोकने पर सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान हुआ, वीपी के हाथ पांव फूले हुए थे। वीपी सिंह से बातचीत पर आधारित किताब आई एक मंजिल से ज्यादा सफर। इसमें वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने बाकायदा उनसे बातचीत की। वीपी ने माना कि आडवाणी की रथ को दिल्ली में ही थामने का उन्होंने मन बना लिया था और 14 अक्टूबर 1990 को पीएमओ में एक जबरदस्त बैठक हुई। बीजेपी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आडवाणी जी किसी भी कीमत पर रथ यात्रा रोकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ना हम आडवाणी जी को दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लें। ना ना, ये भूल कतई ना करना। उनके साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में होंगे, स्थिति बिगड़ सकती है। समर्थक तो हर जगह ही साथ होंगे, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? एक काम कीजिए, उन्हें घर पर आ जाने दीजिए। वो कुछ दिन तो यहाँ ठहरेंगे ही, तब कोई फैसला लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उनको घर में ही नजरबंद कर देना ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल आए। नहीं मानेंगे तब देखेंगे। दरअसल अब के लोग सोचते हैं कि आंदोलन तो सियासत हिलाया करती थी, लेकिन अब सियासत आंदोलन को अपने हथेली पर नचाएगी। यकीनन सच यह भी है कि वीपी को इसकी खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि रथ यात्रा रोकने पर बैसाखी पर टिकी उनकी सरकार गिर जाएगी। इधर मंडल को लेकर वीपी इतिहास रचने पर आमादा थे और उन्हें लग रहा था कि अगर सामाजिक समरसता उन्होंने बरकरार रखी तो इतिहास में उनसे बेहतर कोई पीएम हो नहीं सकता। यानी एक तरफ मंडल की आग को थामना, दूसरी तरफ कमंडल से आग लगने ना देना। चौदह अक्टूबर 1990 दिल्ली। देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग भगवा था। हाथों में लहराते भगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम के नारे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से जब आडवाणी का रथ निकला
तो लग रहा था जैसे दिल्ली दिल्ली ना होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो। राम रथ यात्रा का दिल्ली में जैसा मंजर था, उसके बाद पहली बार संघ परिवार ने भी महसूस किया कि अयोध्या ही वो मुद्दा है जो मुद्दों के आधार पर बिखरे संघ परिवार को एकजुट कर सकता है। दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ मुख्यालय में शाम के वक्त गजब का उत्साह भरा वातावरण था। सही मायने में बीजेपी ने भी दिल्ली में ही राम रथ यात्रा में राजनीति का फलसफा देखा। इसीलिए 17 अक्टूबर को आडवाणी के दिल्ली में रहते हुए ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला ली गई। I remember that if the Rath passed away, the tribals, women, children, old men rushing to it and just trying to touch it. And if they are not able to touch it, then touching the road through which it passed, as if something sacred is there. They would throw coins, and we would keep on appealing from the loudspeaker, from the radio, that not a single coin is to be thrown. But that would not deter them. दिल्ली में आडवाणी को मनाने की बहुत कोशिशें की गईं। एनटी रामाराव और लालू प्रसाद यादव ने घंटों आडवाणी के घर पर धरना दिया, लेकिन आडवाणी अपने फैसले से डिगे नहीं। वीपी सिंह की बातचीत अटल बिहारी वाजपेयी, भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह के साथ चलती रही। वीपी सिंह ने बीजेपी नेताओं को अदालती फैसले के जरिए हल निकालने के फार्मूले समझाए, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसी बीच 18 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंच गए। अगर आंदोलन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है तो धनबाद रेलवे स्टेशन पर लोग ही लोग थे। आडवाणी को स्टेशन से बाहर गाड़ी में बैठने तक के रास्ते को नापने में 2 घंटे का वक्त लग गया। लेकिन सवाल सियासत की बिसात का था। मंडल के जरिए सामाजिक न्याय की पहली आवाज बिहार से ही आई थी और उसी जमीन पर अयोध्या का राग भी अभी गाया जाना बाकी था। और आखिरी खेप में बिहार के बाद यूपी में आडवाणी को कदम रखना था। सिर्फ 12 दिन का वक्त बचा था कार सेवा को लेकर। दिल्ली से अयोध्या तक हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। आगे होगा क्या? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने तो ऐलान कर दिया था 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा जरूर की जाएगी और 30 अक्टूबर को ही रथ अयोध्या भी पहुंचने वाला था। अजीब तनाव था, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी खूब हो रही थी। 20 अक्टूबर को धनबाद से लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। आडवाणी की यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। आडवाणी जहां भी जाते फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया जाता। राम मंदिर के समर्थन में गूंजते नारे आसमान को छूने लगे। आडवाणी को साफ समझ आ चुका था कि जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे थे, उस लिहाज से मंदिर का मुद्दा भावनात्मक रूप से मंडल का सटीक जवाब हो सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं, मैं नेशनलिस्ट वोट बैंक। दूसरी तरफ दिल्ली में वीपी सिंह विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं के साथ कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन बात बनी नहीं। वीपी सिंह को समझ में आ गया कि अब उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को कहा था कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हो, बार बार आप बोल रहे हो कि आप ये आंदोलन वापस ले लो, तो आप अपना चुनाव लड़िए। आपको इस आंदोलन से क्या आपको लेना देना है?
ये आंदोलन आपका क्या बिगाड़ रहा है? मगर मुसलमानों को खुश करना चाहते, बार बार बोलते थे ये मस्जिद है। हमने कहा इसको मस्जिद मत बोलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई ये विवादित स्थल है, मगर आप बार बार मस्जिद बोलेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। विरोध ही नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, मगर आप अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपका विरोध करेंगे। हम नहीं होने देंगे आपको प्राइम मिनिस्टर, हम आपके सारे देश में हम आपका विरोध करेंगे।